मिंडा कॉरपोरेशन। तो ये एक मेजर ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है और ये जो स्टॉक है इसने लास्ट 1-2 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, मल्टीबैगर बन चुका है ये स्टॉक, ठीक है। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसका थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्वियसली प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है या नहीं, अगर है तो किस लेवल पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, वो सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग प्लीज़ आप अपने खुद के रिस्क के हिसाब से ही कीजिए, ना कि मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन के सोल बेसिस पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, हेलो एवरीवन और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये है मिंडा कॉरपोरेशंस का ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अभी चलते हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स, ठीक है। तो देखिए क्या मेंशन्ड है, मिंडा कॉरपोरेशंस लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कंपनीज इन इंडिया विथ ए पैन इंडिया प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स, ठीक है। और उसके साथ हम देखेंगे थोड़ा सा की पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन्ड है कि मार्केट पोजीशन में द कंपनी कमांड्स ए मार्केट शेयर ऑफ 40% इन टू व्हीलर लॉक सेट्स, वायरिंग हार्नेस, टू व्हीलर थ्री व्हीलर ट्रैक्टर्स एंड सीवीज, ठीक है। तो क्या अभी वर्टिकल बिजनेस वर्टिकल्स में देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर्स वायरिंग हार्नेस, कनेक्टर्स, ये सब जो चीज़ें हैं, क्लस्टर, डैशबोर्ड, सेंसर्स एक्सेट्रा, ये सब मैन्युफैक्चर करता है। और 52% इसका था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में, और 22 में था 43%, मतलब ग्रोथ हुआ है डेफिनेटली लास्ट 2 साल में। और इसका जो की कस्टमर्स है उनका लिस्ट देखिए, टीवीएस, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हीरो, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स। तो बहुत ही की मेजर प्लेयर्स जो है वो लोग इनके कस्टमर्स हैं। ये जो आइटम्स यहाँ पे मेंशन्ड है, मैंने सारे नहीं पढ़ा, आप खुद से डेफिनेटली पढ़िए, मैंने थोड़ा सा जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ लिया है। फिर देखते हैं यहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स सच एज मैकेनिकल कीलेस लॉक सेट्स, ठीक है। फिर इमोबिलाइजर सिस्टम्स, कंप्रेसर हाउसिंग, ये सब। और फिर यहाँ पे की कस्टमर्स कौन है, सुजुकी मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प, ट्रैम्प, ओला इलेक्ट्रिक, जेसीबी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। प्लास्टिक एंड इंटीरियर्स, ठीक है। फॉर फोर व्हीलर, एयर वेंट्स, कप होल्डर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये भी मैन्युफैक्चर करता है। उसके साथ एडवांस चीज़ें भी मैन्युफैक्चर करता है, जैसे माइक्रो पोल एंटीना, जीपीएस एंटीना, ये सब करता है। फिर आफ्टर मार्केट्स में इंक्लूड्स एबीएस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अल्टरनेटर, लॉक्स, फिल्टर्स, स्टार्टर मोटर, इमोबिलाइजर्स, फ्यूल टैंक कैप, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मतलब मेरे दिमाग में आया, ये जो फ्यूल टैंक कैप है, तो ये मैंने खुद देखा है कि मेरे पास एक बाइक है यामाहा ग्लैडिएटर, तो उसका जो फ्यूल टैंक का कैप है, तो एक बार मैं चेक करा था, वहाँ पे मिंडा लिखा है। तो वो चीज़ मिंडा कॉरपोरेशन ने मैन्युफैक्चर किया है। और उसके साथ जो मिरर है, रियर व्यू मिरर है, उनको भी मिंडा कॉरपोरेशन ने ही बनाया है। तो ऑब्वियसली इनका स्प्रेड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल बाइक कम होगा और ईवी ज़्यादा होगा, तो उसमें भी तो मतलब रियर व्यू मिरर चाहिए, ठीक है। और उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें जो ये मैन्युफैक्चर करता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ फ्यूल, टाइप ऑफ इंजन वी आर यूजिंग, बाकी जो कनेक्टेड चीज़ें हैं वो डेफिनेटली कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब ये अगर बिजनेस ज़्यादा स्प्रेड है, मतलब ईवी, पेट्रोल, हर गाड़ी में इनका प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, तो डेफिनेटली इनका मार्केट डाउन होने का या शेयर कम होने का मतलब चांसेस बहुत कम है, और ये कंपनी उनमें से एक है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। और अभी बाकी तो बहुत सारी डिटेल्स है, आप ज़रूर चेक कीजिए यहाँ पे। और कुछ की कस्टमर्स देख लेते हैं यहाँ पे, जो सेगमेंट्स मेंशन्ड है, एम्पियर, पोलैरिटी, ओला इलेक्ट्रिक, रिवोल्ट, हीरो इलेक्ट्रिक, तो ये ईवी सेक्टर, तो ऑब्वियसली ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी भी है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मतलब पेट्रोल गाड़ी में भी है, जैसे कि मेरा बाइक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स होने वाला है, 2010 में खरीदा था, तो उसमें भी कंपोनेंट्स यूज़ होता था मिंडा कॉर्पोरेशन का, और फ्यूचर में जो ईवी आ रहा है उनमें भी यूज़ हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा खासा इनका कस्टमर बेस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक क्या कहता है। ऑर्डर बुक पे अगर हम जाएँ, यहाँ पे ऑर्डर बुक 2024 में 10,000 करोड़ से एक्सीडेड 10,000 करोड़, बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
फिर बाकी R&D फैसिलिटीज़ ये सब डिटेल्स मेंशन्ड है, तो इसको भी आप चेक कर कीजिए ज़रूर, ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा बेसिक नंबर्स में, ठीक है। तो करंट प्राइस जो है स्टॉक का वो चल रहा है 540, ठीक है, 540 चल रहा है, और मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 13,000 करोड़, रिजर्व 2,000 करोड़, डेट 533 करोड़, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 3 साल का एवरेज 25.24 अच्छा है। प्रॉफिट 34.54, EPS 34.54, ये भी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.31 अच्छी बात है। करंट रेशियो 1.7, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.24 अच्छा है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 29.05, लेकिन स्टॉक का पी चल रहा है 49.35। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रिफरेबल है, मतलब स्टॉक ऑन डिमांड है, तो इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कुछ लोग उल्टा थ्योरी यूज़ करते हैं कि मतलब स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम होगा तो अंडर वैल्यूड है, खरीदना चाहिए। ठीक है, वो अप्रोच भी सही है, लेकिन मैं ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसमें इमीडिएट रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। और स्टॉक का डिमांड कब आ रहा है वो मतलब टाइमिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीद रहे हैं और उसका पी इंडस्ट्री पी से कम है, तो बहुत चांसेस है कि स्टॉक भी बहुत गिर चुका होगा, 15-20% गिर चुका होगा, माइनर करेक्शन शायद दिया होगा, उसी वक्त आप एंट्री कर ले तो शायद 3 महीना 6 महीना या फिर 1 साल ले सकता है वो रिकवर करने में। ये एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ऐसे केसेस भी होते हैं। लेकिन अगर स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, मतलब अभी भी उसका डिमांड है, ठीक है, और स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, और उसके साथ जो चार्ट है, प्राइस एक्शन है, उसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। डेडली मतलब पॉजिटिव साइड में बोल रहा हूँ, अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर हम चेक करके मतलब ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे क्विक सक्सेस का जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो देखिए, अगर हम 2022 से चेक करें तो सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, 2,976 करोड़ से बढ़ के हुआ 4,300 करोड़, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ। फिर 4,651, 4,863। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 296, 463, 517, 547, यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ। EPS 8, 11.9, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ यहाँ से यहाँ पे, लेकिन फिर से ग्रोथ हुआ है 10.69, ठीक है। तो ओवरऑल ग्रोइंग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स 64.84 अभी भी होल्ड कर रहे हैं। FIs होल्डिंग 6.07 से बढ़ के हुआ 7.62, फिर 7.98। DI होल्डिंग 20.63 से थोड़ा सा कम हुआ इस क्वार्टर में 18.87, और यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ 18.82। तो यहाँ पे DI कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ा रहा है, लेकिन FI थोड़ा सा कम कर रहा है, तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी DI का स्टेक बहुत ज़्यादा है 2018, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। और FIs भी अच्छा खासे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इसका जो फंडामेंटल है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कस्टमर बेस है, और रेवेन्यू का जो ग्रोथ है, और जो प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके ये सब कंसिडर करते हुए मुझे ये एक बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं प्राइस सेक्शन पे। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन का प्राइस सेक्शन। तो ये है डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ मैं थोड़ा सा हाईलाइट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ इस लेवल पे। तो देखिए अप्रैल 2023 में या फिर यहाँ पे देखते हैं 29 मार्च 2023, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस था 203। फिर ये मतलब कंसिस्टेंट रैली दिया यहाँ तक 211% इन 518 डेज, मतलब 1.5 ईयर से भी कम, शायद 518 डेज कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में 211%, मतलब 3 गुना ऑलमोस्ट हो गया। ये 633 टच कर गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से ये नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से ये नीचे गिरा ऑलमोस्ट 27%, गिरा, और फिर यहाँ पे ये सडनली स्टार्ट कर रहा है बड़े ग्रीन कैंडल्स देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों कैंडल्स हैं, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है ये, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बड़ा ग्रीन कैंडल, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन एक बात हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली बड़े ग्रीन कैंडल्स अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो लेवल है यहाँ पे, ये सपोर्ट मतलब इसको मिल रहा है स्टॉक का। और अगर हम थोड़ा सा पीछे की ओर खींचें लाइन तो देखेंगे यहाँ पे पहले भी मिल चुका है, यहीं से बाउंस होकर बहुत बड़ा रैली दे दिया था। मैं अगर मेज़र करने जाऊँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ,
ठीक है, ये जो 460 लेवल है यहाँ से ये चला गया 645, मतलब 40% सिर्फ 34 डेज में। तो क्लियरली यहाँ से वो सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। और अभी ये जो सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए, मैं इसको पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर एनेबल करता हूँ 200 EMA। तो देखिए 200 EMA इसको एक्चुअली सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे। तो 200 EMA जो है, ये ब्लैक लाइन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। और यहीं पे ही आके ये स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, यही हमें चाहिए एज इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे बाउंस होकर स्टॉक जब ऊपर जाना स्टार्ट करता है तभी वो एक बड़ा रैली देता है। तो ऑलरेडी एक बड़ा रैली दे चुका है पहले से, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके, यहाँ पे रेस्ट लेके, यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक अपना दूसरा मतलब फेज जर्नी का स्टार्ट करने जा रहा है। यही सही वक्त होता है एंट्री लेने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सीधा जंप कर लें स्टॉक में क्योंकि 200 डेज ये में टच कर गया? नहीं, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है बहुत ही मतलब स्टॉक बहुत मतलब मार्केट बहुत ही गिर रहा है, बियरिश ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म बियरिश हो, लॉन्ग टर्म हो तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली बियरिश है, ठीक है। कल मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, 1.3 या 1.5% गिर गया था, और आज भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें केयरफुली ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अगर मार्केट अभी बुलिश होता ना तो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर जाता। आप स्टॉक मतलब बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करें या फिर एवरेज करें, वो ऊपर ही जाता। लेकिन ये मार्केट जब बेयरिश रहता है तभी अच्छे स्टॉक्स भी मतलब टेक ऑफ नहीं कर पाते, अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं कर पाते। तो शायद ऐसा कंडीशन मिंडा कॉर्पोरेशन के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको मार्क कीजिए इस लेवल पे। ये मैं एक ऐसे मतलब देख के ही ले रहा हूँ रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिला, फिर यहाँ पे फिर से मिल रहा है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे एक रेड लाइन ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये जोन होता है, तो लाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना कीजिए। एक सेकेंड, हाँ हो गया, ठीक है। और अगर मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इनेबल करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी यहीं पे अलाइन हो रहा है, तो ऑब्वियसली होगा ही। तो ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है? 500 एंड एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर करता हूँ 5, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करता हूँ 550 ऑलमोस्ट, ठीक है। आज चल रहा है 540.80, अभी के 550। तो 550 जो लेवल है ये हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये स्टॉक इसको ब्रेक करता है, अच्छा खासा ब्रेक करता है, और फिर शायद ये रिटेस्ट भी कर सकता है, बहुत चांसेस है, तभी हम सोच सकते हैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। तो ये जो लेवल है 560 से 570, मैं मार्क कर लेता हूँ, सॉरी 550 से 570, ये जो लेवल है आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग ब्रेक, उसको वो कंडीशन जरूर याद रखिए। बस प्राइस टच हो गया मतलब ये नहीं कि बस आप एंट्री ले लेंगे। ये जब यहाँ पे ब्रेक करके, यहाँ से सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग ब्रेक करके फिर स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करेगा, तभी जाके हम एंट्री ले सकते हैं। और मैं 50 डेज EMA को एनेबल करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ तक गया है, और ऐसे ही ट्रेंड कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग रहता गया, तो 50 डेज EMA ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, और स्टॉक ऐसे ऊपर आके डेफिनेटली इसको यहाँ से और एक बार सपोर्ट लेगा। और ये मैं कहूँगा द परफेक्ट पॉइंट फॉर एंट्री हम कह सकते हैं। नॉट परफेक्ट तो नहीं, लेकिन बहुत ही फेवरेबल पॉइंट, और ये कह सकते हैं हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज भी अलाइन हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह, सॉरी मैंने उल्टा बोला, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे। और फिर मतलब मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, और उसके साथ अगर मैं एनेबल करूँगा मोमेंटम इंडिकेटर्स, देखिए तब ये जो RSI है ये भी ऊपर जाके यहाँ से ऐसे ही डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे बना चुका होगा पैटर्न, तो परफेक्ट एंट्री वही रहेगा, ठीक है। तो यही था अप्रोच मिंडा कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो मान लेते हैं हम एंट्री कर रहे हैं 560 या फिर 570 पे, तो एग्जिट कहाँ पे करें? तो देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इसका जो प्रीवियस हाई है 650, इसको आप मतलब टारगेट लेके चल सकते हैं। लेट से आप 560 पे भी ले रहे हैं एंट्री, तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट करते हैं तो 15% आपको स्विंग ट्रेडर्स के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो सीधी बात है, आप 50 डेज EMA को ट्रैक करके चलिए, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तब तक आप इसमें रह सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस हाई जो है बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ टच करके फिर स्टॉक मुड़ जाता है, नीचे स्टार्ट करना चला जाता है। तो अगर आप 50 EMA ट्रैक कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडर है, तो आप यहीं पे एटलीस्ट 15% प्रॉफिट निकाल सकते हैं 650 के आसपास, 650 के आसपास, ठीक है। तो वो एक बेटर वे है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर ये नीचे जाएगा तब भी मैं इसमें रहूँगा, तो इस केस में शायद ये
वैसा ना हो, क्योंकि आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जहाँ पे वो स्टॉक, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर अप ट्रेंड में होगा, तो उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे मुड़ता है तो डेफिनेटली आप केयरफुल होकर वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से याद दिला देता हूँ, 550 से 570 मैंने जो बोला, तो एवरेज कर लेते हैं 560, यहाँ पे है, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। और टारगेट जो होगा वो होगा 650। लेकिन आपको वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर कोई प्रॉफिट नहीं करता, बहुत ही मिनिमम लोग करते हैं। केयरफुली आपको ट्रेड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों लेवल्स याद रखिए, ये टारगेट हो गया, ये हो गया एंट्री, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस मिंडा कॉर्पोरेशंस के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे मेंबरशिप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टॉक एनालिसिस के पोस्ट देखने को मिलेंगे। और उसके साथ आप मेरे साथ 1-to-1 चैट या कॉल भी कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कुछ भी, कोई भी स्टॉक आप मुझे बोल सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, और मैं करूँगा, आपको प्राइवेट कम्युनिकेशन के साथ करके उसका एनालिसिस बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।